अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और कौमी असम्बली में आज बहुत गहमा गहमी रही। मिनी बजट के ऊपर बहस हुई। अपोजिशन ने भी खूब तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत और उनकी माशी पॉलिसीज़ को, और हुकूमती वज़रा ने भी इसका जवाब दिया, खासकर हम्माद अजहर ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जो मिनी बजट है इसके ज़रिए हुकूमत टैक्सेस की मद में एक सुनामी ला रही है महंगाई का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल हो या फिर IMF से मुज़ाकरात, अगर हुकूमत अपनी ज़िद और अनाज छोड़ देती और अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हों जिन्होंने कुछ रोज़ पहले नेशनल डायलॉग की बात की थी मईशत से मुतल्लिक, या फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या फिर अपोजिशन से कोई भी, उनके साथ एक नेशनल डायलॉग करते, उनके साथ बात करते, उनसे मशवरा करते फैसला साजी से पहले, तो जो मुज़ाकरात हुए वो बेहतर हो सकते थे। और जो अभी इतना महंगाई और दीगर मद में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा प्रेशर, वो शायद ना होता, उनको बेहतर सजेशन देते। इसका जवाब दिया हम्माद अजहर ने, दिफा किया मिनी बजट का। उन्होंने कहा बातें तो आप ऐसे करते हैं जैसे आपने अपने दौर में दूध और शहद की नहरें बहा दी। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के दौर की आप बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी के दौर में तो 25% इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी। हमारे दौर में तो अभी 11 से 12% है। उसकी भी कुछ वजूहात हैं जो उन्होंने बयान की, पेंडेमिक को का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिलावल भुट्टो की बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम इजलास है जिसमें बजट पर बहस होनी है, 2 अहम बिल्स हैं मुल्क से मुतल्लिक जिनको पास होना है, लेकिन हुकूमत का एटीट्यूड देखें कि ना इसके ऊपर बहस सही तरह से हो रही है, ना यहाँ पर कोई हुकूमती मेंबरान या इत्तेहादी हाजिर है, ना होने के बराबर हैं, सपोर्ट करते नहीं हैं मिनी बजट या स्टेट बैंक के इनके इत्तेहादी बिल्स को, और अगली सफ में तो कोई वजीर भी हाजिर नहीं है, तो कैसे होंगे ये बिल्स पास। कुछ फ़ोन कॉल्स का भी हवाला दिया उन्होंने। तो अपने एनालिस्ट से हमने ये जानना है कि क्या हुकूमत पार्लियामेंट में फैसले संजीदा है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कहते हैं हम्माद अजहर साहब कि इन लोगों से क्या मशवरा करें, इन लोगों ने कौन सी बेहतरी कर ली, ये कैसे हमें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इनके तो दौरे हुकूमत में खुद बड़ा बेड़ा गर्क हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, हम लोग दोबारा अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम बेहतर फैसले कर रहे हैं। नहीं, बात तो हमाद ने ठीक की है, बिकॉज इन्हीं की काश्त की हुई जहरीली फसलें जो हैं वो आज अवाम भी काट रहे हैं और हुकूमत भी काट रही है। अब हुकूमत की अपना जो लेवल है कॉम्पिटेंस का वो एक अलग मौजू है। बात हम्माद ने बहरहाल ठीक की है, ये क्या मशवरा देंगे। और सियासत नाम है बुनियादी तौर पे अफ़हाम व तफ़हीम का, उसका वजूद PTI में तो है ही नहीं सिरे से। जी सर, यही जो आप बात करें फ़हम तफ़हीम वाली, तो क्या इससे मुराद यही है फिर कि अगर किसी ने अच्छा मशवरा नहीं देना तो बहस भी ना की जाए, कुछ ना किया जाए। वो तो कहते हैं ना कि मशवरा तो दीवारों से भी कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं, ये बात आप ठीक कर रहे हो, ये रस्टिक विजडम है हमारी। तो मुशावरत वो टेम्परामेंट ही नहीं है मेरा ख्याल है। PTI की लीडरशिप का नहीं है तो पूरी PTI का नहीं है। बाकी जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वो इस तरह की तो हाँकते रहते हैं ये लोग, हम मशवरा दे देते, हम ही यूँ कर लेते हो। आप लोग परपेचुअल इतना आपका इक़्तिदार है, इतनी देर रहे हो, तो तुम लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। एक बात आपकी वो वाली बिल्कुल दुरुस्त है कि आप मशवरा तो करो, आपको अगर बात को समझ आती है तो ठीक है, अदरवाइज गो हेड, आप अपना रास्ता लो। लेकिन वो इनका मिजाज ही नहीं है PTI का, बिल्कुल पता नहीं, आई डोंट नो, ये इनका बिल्कुल कबायली जैसा, एक कबायली जैसे जंगजू नहीं होते हैं उस तरह का कोई, जैसे को पुराना कोई कदीम कोई रिश्ता, दुश्मनी है। ये अफ़हाम व तफ़हीम ये अलग, दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं। आप एहतसाब भी करो, आप मुकालमा भी करो, मैच्योर लोगों में तो इसी तरह होता है। जी, लेकिन महमल समझती है हुकूमत, आज जैसे हम्माद अजहर के बयान से भी लगा कि क्यों मशवरा करके टाइम वेस्ट करें जब कुछ अच्छा निकलना ही नहीं है इसमें से। तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हुकूमत ये समझती है कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें लाकर बहस करके इसका कोई फ़ायदा नहीं, या ऑपोजिशन से क्या बात करनी। एक जो जमहूरियत होती है उसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर ही जमहूरियत चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं। जब तक डिबेट ना हो, जब तक आप पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है, पार्लियामेंट को आप जो है नहीं सीरियस लेते, तो फिर तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
और ये जो पूरी चीज है, ये हमने देखे है ऑर्डिनेंसेस के अंदर, जिस किस्म के जितने ऑर्डिनेंसेस ये हुकूमत लाई है, फिर जब बहुत सेंसिटिव इंपॉर्टेंट मामला होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली जो है आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उसको डिस्कस करना चाहिए, वो नहीं किया जाता। तो ये कोई अच्छी तो नहज नहीं है। और अगर इस तरह से ही आपने लेना है तो फिर आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। पार्लियामेंट है बनाई किस लिए? अगर इसी तरह ऑर्डिनेंसेस के तहत, या ये है कि अच्छा बुलडोज करा देंगे बिल्स, या ये है कि हम जो है बगैर डिबेट के जो है पास कर लेंगे, ऑपोजिशन से क्या बात करना, अगर इसी किस्म का इनका एटीट्यूड रहा तो फिर ये इसका मतलब है हुकूमत खुद भी फिर जमहूरियत के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखती, ना ही वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ऊपर यकीन रखती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस किस्म की बात करना और हुकूमत की तरफ से इस तरह की बातें करना वैसे ही, और एक एटीट्यूड खैर हमें डे वन से ही नजर आया है। पहले तो बहुत कहा गया था कि बड़ा पार्लियामेंट के अंदर आएंगे भी, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे और भी बड़ी चीजें होंगी, लेकिन हमने देखा है कि पिछले जब से 2018 से हुकूमत आई है तो किस किस्म से जो है वो बिल्स पास हो रहे हैं या किस किस्म से ऑर्डिनेंसेस के तहत हुकूमत चल रही है। अच्छा शहजाद, आज हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जी आप जो कह रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं वो गलत है। जो तकरीबन 300 अरब का ये मिनी बजट है उसमें 270 अरब यानी 90% तो वो वाले टैक्सेस हैं जो एडजस्टेबल हैं, बाकी जो 10% है वो लग्जरी आइटम्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवाम के ऊपर। देखिए टोटल 343 बिलियन रुपीस की एग्जेम्पशंस हैं जो कि विड्रॉ कर ली गई हैं, और 280 अरब रुपए एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। ये फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने बताया है, और शौकत तरीन साहब आप खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पर आएगा। वो कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब मसला ये है कि जहां पे जिस मुल्क में ऑलरेडी आपकी अफराद 12.5% हो, पिछले 2 साल से भी महंगाई हो, और उसके ऊपर अगर आप मामूली से अभी इजाफा कर दें, जो कि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि एक मामूली से इंपैक्ट है, और मेरे ख्याल से जनरली इकोनॉमिस्ट भी इस बात से एग्री करते हैं कि अब उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा महंगाई पे जितना पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन 12.5% की इन्फ्लेशन पे मजीद महंगाई एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? खासतौर पर मैं कहता हूं कि आम आदमी छोड़े, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो आपकी श्रिंक होती जा रही है इस महंगाई की वजह से। तो एक तरफ तो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये महंगाई सबसे बड़ा सर का दर्द रहा है इस हुकूमत के लिए, और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 2-3 माह में भी हमने जो स्टेप्स लेने उससे ये महंगाई बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम नहीं हो रही है। पावर डिवीजन को ऑलरेडी कह दिया है कि मजीद जो है आपको बेस टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है, तो उससे तो नहीं लगता कि महंगाई में कमी आएगी, आने वाले वक्त में और इजाफा होगा। और देखिए जहां तक ये बात है मुशावरत की, बिल्कुल जो अपोजिशन की अच्छी रिकमेंडेशन है उनको आपने अपने इत्तेहादियों की रिकमेंडेशंस को लें। ये बुलडोज करना, अगर बुलडोज करना है तो फायदा नहीं है ना, एक जमहूरी जो प्रोसेस है उसको तो आप पूरा करें। सिर्फ बराए नाम बहस करवाने से कोई फायदा नहीं होता। और मुझे आज बड़ा पसंद आया क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं माजरत के साथ कि ऑपोजिशन में जो भी पार्टी हो, फाइनेंस बिल पे जब भी बहस होती है, सत्ताई लेवल की बहस होती है, रेटरिक होता है, इल्जाम तराशी होती है और कुछ नहीं होता। आप खुद भी पढ़ कर आए थे या उनकी टीम में से किसी ने उनको ब्रीफ किया होगा, जो भी है दोनों बातें ठीक हो सकती है। और उन्होंने आके जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है, अब आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होती है जब पार्टी के लीडर्स समझ कर आए इम्पैक्ट आएगा। जैसे उनकी जो बात होती है उसको सुनने में मजा आता है, डेप्थ होता है। हो सकता है कि आम के बात कर रही है तो आपने कानून साजी करते हुए एक एक चीज को देखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा रुख ये भी है जो मैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। उन्होंने मज़हर साहब हमाद अज़हर की बैठ के बात सुनते, उसका जवाब देते, बहस होती तो चीजें सामने भी आती। क्या आपको ये कमी लगी? देखिए अलीना, बदकिस्मती से हमारी पूरी सियासत में ना जो डेमोक्रेसी का बेसिक उसूल होता है ना कि एग्री टू डिसएग्री, यानी मैं आपको इख्तलाफ का हक देता हूं और आपके उस इख्तलाफ के हक को के लिए फाइट करता हूं कि आपसे मैं इत्तेफाक नहीं करता लेकिन आपको इख्तलाफ का हक देता हूं। ये बुनियादी उसूल होता है। यहाँ हो क्या रहा है, शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3.5 साल बाद अगर हमाद अज़हर खड़े होकर ये बात करेंगे ना कि जी ये सारा पिछली गवर्नमेंट का है, तो पिछली गवर्नमेंट का तो जो किया धरा है उसकी वजह से उनको शिकस्त हो गई इलेक्शन में। अब आपने 3.5 साल में क्या किया उसका जवाब दें, और आज से 1.5 साल बाद आप इसका जवाब नहीं देंगे कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, आप जवाब देंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, आपने क्या किया। पहले तय कर लें कि इस मुल्क में महंगाई है या नहीं है, ये तय कर लें, क्योंकि फवाद चौधरी एक बयान देते हैं, शौकत तरीन दूसरा बयान देते हैं, हमाद अज़हर तीसरा बयान देते हैं। कोई कहता है थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, कोई कहता है महंगाई है ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई है, देख लें आप कितनी मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं, कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं। ये तो जस्टिफिकेशन दी जाती है।
तो आपको तो ये बयान देना चाहिए कि जी महंगाई है ही नहीं मुल्क में, कुछ भी नहीं है। आप कहें फिर जिस तरह, तो तय तो करें कि आप गवर्नमेंट का प्रिंसिपल पोजीशन क्या है। आपने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है, क्योंकि आपने 3.5 साल में कोई रिफॉर्म्स नहीं की। वो नजर आ रहा है ना कि कोई रिफॉर्म्स नहीं की, उसके नताइज आ रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि जो प्रोमिसेस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के इलेक्शन में, उन प्रोमिसेस को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि कल इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी जी देखें अभी तो ये पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है इसके लिए पता नहीं कितने बरस चलेंगे, कितने बरस बाद हम इससे रिकवर करेंगे। उस चक्कर में वो महंगाई करते हैं, फिर जो अगली गवर्नमेंट आती है वो इस चक्कर में। तो ये एक साइकिल है जो चला आ रहा है। पिछली गवर्नमेंट की खराब कारकर्दगी आपके बकौल उसका एटलीस्ट ये चीज होती थी ना कि पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम तो करते थे, लेकिन फिर ये एज सच कहते थे कि चले असेंबली में जब बिल्स पास हुए तो उस वक्त बुलडोज नहीं किया गया। बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं, बट इसमें तो तवातुर से जो मर्जी लेजिस्लेशन हो, या वो ऑर्डिनेंसेस जैसे अभी मेहमल ने भी कहा, या वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए होती है या फिर बुलडोज करवाए जाते हैं बिल्स। देखिए ऑर्डिनेंस भी हर दौर में आते हैं, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन असल चीज क्या थी असल चीज ये थी इंगेज करना। आप कहते हैं ना, इसी ऑपोजिशन से आप कहते हैं ना कि चले आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बैठ जाएं, ये कहते हैं ना, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं बैठ सकते? अगर आप उस ऑपोजिशन को, इसी ऑपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दावत देते हैं बैठकर बात करने की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बैठ के बात करने की क्यों नहीं दावत देते? एग्री टू डिसएग्री, आप बैठें, उनके साथ बैठें, कुछ चीजों से एग्री कर सकते हैं आप, कुछ चीजों से नहीं कर सकते एग्री। अगर वो सोल्यूशन, तो यहाँ जो जिस तरह हसन साहब ने कहा ना, यहाँ पीटीआई गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये लगता है थ्रू आउट, अगर आप देख लें कि जी बस मैं ही अक्ले कुल हूं और कोई नहीं है, लिहाजा मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को जो है। क्या सिर्फ इस केस में क्या सिर्फ पीटीआई को ब्लेम किया जा सकता है, जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है? जी अलीना, मैं उस पर जवाब यही मुकम्मल करना चाह रहा था कि अगर आप बात करें, और हम जैसे बात करें कि बिलावल ने बड़ी स्पेसिफिक आज बात की, तो उनको दूसरों का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते वॉकआउट करें, क्योंकि देखिए इस वक्त मसला क्या है। 3.5 साल पीटीआई ने क्या किया हमारे सामने है। पीटीआई कहती है कि नून लीग की वजह से हम IMF में गए। इस वक्त पाकिस्तान के सामने क्या फैसला है जो पाकिस्तान ने करना है और पाकिस्तान की तमाम पार्टीज ने करना है? वो फैसला ये है कि अगर आप IMF में जाते हैं तो उसका अवाम पर कितना बोझ आएगा, और अगर आप IMF में नहीं जाते, इस वक्त कंडीशंस आप उनकी नहीं मानते और IMF में नहीं जाते, तो उसका अवाम पर कितना नुकसान आएगा। मेरे ख्याल से ये ब्लैक एंड व्हाइट है कि अगर IMF में पाकिस्तान नहीं जाता है बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जो महंगाई हम कह रहे हैं इस फाइनेंस बिल से आएगी, उससे कई ज्यादा होगी, क्योंकि आपका ये जो डॉलर है जो आज 175-176 पे खड़ा हुआ है, ये पता नहीं करेगा, क्योंकि IMF के पैसे तो छोड़े, IMF जब वॉचडॉग नहीं रहेगा आपकी मईशत पे, आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। आपका ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में 106% बढ़ चुका है। आपकी डेट सर्विसिंग है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिस तरह से आज असेंबली में भी बात हुई, मुज़ाकरात के ऊपर बात आ जाती है ना, आप नेगोशिएशंस के लिए आपकी पावर कितनी है? मैं ये कह रहा हूं तो तमाम पार्टीज को ये इवैल्यूएट करना है कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है और अवाम के हक में क्या बेहतर है। पहले इसको इवैल्यूएट करें और फिर फैसला करें। सिर्फ रेटरिक पे ना जाए और सिर्फ इस पे ना जाए कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई अगर इस IMF के बिल से बढ़ेगी, इस फाइनेंस बिल से बढ़ेगी, तो ना जाने पे भी बढ़ेगी। अब जहां तक नेगोशिएशंस का ताल्लुक है, शौकत तरीन साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम बेहतर नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। अब शौकत तरीन साहब कहते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है, अफगानिस्तान से निकल चुका है अमेरिका, और अमेरिका ब्लेम करता है पाकिस्तान को कि उनकी वजह से हम जंग हारे, इसलिए उनका रवैया बहुत बुरा है हमारे साथ, और उनके रवैये की वजह से IMF पे प्रेशर है, जिसकी वजह से IMF की बड़ी सख्त कंडीशंस है पाकिस्तान पे। तो ये सारी एक सिनेरियो है जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब कहते हैं कि बड़ी सख्त शराइत पे हमें जाना पड़ा है। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि हमें कुछ रिलीफ मिला है IMF से। ठीक है जी, तो फिर लेट्स कंक्लूड दिस डिबेट इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे तमाम एनालिस्ट नहीं का ऑप्शन लेते हैं और कहते हैं पार्लियामेंट में फैसले करने पर संजीदा नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो रवैये हैं न सिर्फ हुकूमत की तरफ से ये समझते हैं कि ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए पहले उनका नाम लेना ज़रूरी है, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि अपोजिशन की तरफ से भी बदले जाने की ज़रूरत है। और ये जो मामलात हैं इसके ऊपर बैठकर मुशावरत करके, डिबेट करके, बहस करके आगे हल निकालने की ज़रूरत है, ताकि आवाम की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो। छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं।
जुलाई में एक केस सामने आया। इस्लामाबाद में एक लड़की और लड़के पर तशद्दुद किया गया और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई, हरासा किया जाता रहा। और अब इस केस में पेशरफ्त ये हुई है कि लड़की ने बयान हल्फी जमा करवाया है जिसमें वो इस केस से दस्तबरदार हो रही है, इसकी पैरवी नहीं करना चाहती और उसने किसी मुलजिम को शनाख्त करने से इनकार भी कर दिया है। उसने कहा कि जी पुलिस ने कुछ सादा कागजात पर उससे दस्तखत करवाए, उसके अंगूठे लगवाए, वो ये केस करना ही नहीं चाहती थी। अभी बड़ा हैरान कुन है क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से सब कुछ जब मंजर आम पर आया, वीडियोस मंजर आम पर आई, तो उसके बाद लड़की लड़का भी सरफेस हुए थे। गो कि उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी भी एक तरह से हाँ के ज़ुमरे में ही ली जा रही थी और फिर वो पूरी तफ्तीश में शामिल थे। लेकिन अदालत के सामने बयान देना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर जी स्टेट हरकत में आई है और मलिका बुखारी ने आज ऐलान किया है कि रियासत इस केस की पैरवी करेगी और क्योंकि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। केस का अंजाम क्या होगा, ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमल, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी क्योंकि इस पहलू पे गौर करें कि ये माशरे की एक तल्ख हकीकत भी दिखाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो ख़वातीन हैं वो या तो अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर चुप रहती हैं, अगर किसी वजह से वो आगे बढ़ भी जाता है तो फिर इस तरह से पीछे भी हट जाती हैं। क्या आपको लगता है ये जो मामला है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा अब जब रियासत हरकत में आ गई है? तो देखिए लीना, पहली चीज़ तो है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि रियासत जो है वो खुद इसमें जो है कंप्लेनेंट बन गई है और वो ये केस पसू कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि ये हुआ है। अब मसला क्या है लीना, लेकिन जो ब्रॉडर बात एक है उसमें मसला यही है, जिस तरह आपने भी अभी बात की कि हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर इतने लूप होल्स हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसे मसाइल है कि यहाँ पर जो पावरफुल हैं वो तबका दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप देखें कि अभी ये शाहरुख जतोई वाले केस में हमने देखा ही था कि अगर ये मीडिया आवाज ना उठाती या जिस तरीके से वहां पर भी इस तरह से एक बैकडोर भी पहले भी चल रहे थे, उसके बाद ये अभी जो हॉस्पिटल वाली चीज भी सामने आई थी, तो यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर आपका जस्टिस सिस्टम जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पावरफुल लोगों से। इधर भी अगर कोई प्रेशर, एक तो देखें पहली चीज है कि इधर सामने आना इतना बड़ा मसला बन जाता है खवातीन के लिए खास तौर के ऊपर, फिर इस किस्म के वाकयात के बाद फिर आपके फैमिली प्रेशर्स होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के प्रेशर होते हैं, फिर यह है कि अगर वो पावरफुल लोग हैं तो हो सकता है वो आपको हरासा कर रहे हो, क्या स्टेट ने उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है कि उनको कोई धमकियां नहीं दे रहा। फिर अगर चंद चीजों में हमने चंद केसेस में हमने ये भी देखा है कि बीच में खुद नहीं कोई सामने आना चाहते, विक्टिम नहीं आना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे केसेस के अंदर विक्टिम के ऊपर ये क्यों आ जाती है कि विक्टिम वर्सेस द परपेट्रेटर, ये केसेस इस तरह से, ये एक्चुअली होने ही इस तरह चाहिए स्टेट वर्सेस द परपेट्रेटर, ताकि फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो ही ना। इस तरह के प्रेशर जो है वो विक्टिम सर्वाइवर्स के ऊपर अंदर पैसे की भी होता है, ताकत का इस्तेमाल भी होता है, धमकियां। आपने देखा, आपको याद होगा वो पुलिस वाला केस के जिसके अंदर हमने एक जो पुलिस का केस था रावलपिंडी का ही गालिबन, उसके अंदर भी हमने देखा कि फिर बाद में जो है वो पीछे हट जाते हैं सर्वाइवर्स जो है ऐसे केसेस के अंदर। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ताकतवर और पैसे होना एक एडिड उसके अंदर बोनस होता है, लेकिन जो ताकतवर जो है ना वो दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर आपके प्रेशर। तो मेरे ख्याल में स्टेट जो है, स्टेट ने बहुत अच्छा फैसला किया है और मलिका बुखारी की ट्वीट भी बड़ी अच्छी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। तो अब इसका मंतकी अंजाम आई होप कि हुकूमत जो है वो मंतकी अंजाम तक लेकर दे। ये तो खैर हमें नहीं पता, भी ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है, बड़ा लंबा है कि मंतकी अंजाम तक लेके जाए। ठीक है, बिल्कुल जी, उम्मीद है। अच्छा, सोसाइटी के रवैये भी होते हैं कई दफ़ा, बल्कि अक्सर दफ़ा, जिसकी वजह से पहले तो जो विक्टिम होता है वो बड़ी हिम्मत दिखा के आगे चलती है, पैरवी करने को भी तैयार हो जाती है केस की, लेकिन किसी न किसी मरहले पे आके बैकआउट कर जाती है। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है केस का अंजाम क्या होगा? देखें, ये तो हमारी 74 साल की कमाई है जो अब दिखाई देना शुरू हो गई है। आपकी नज़र से नहीं शायद गुजरा, मैंने काफ़ी सारे अखबारों में देखा है कि 1 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। ये पुलिस वालों का बयान है जो मैंने अखबारों में पढ़ा है। ये आपकी 74 साल कमाई है, इसका कोई एक रुख नहीं है। ये इंतहाई मल्टी डायमेंशनल किस्म की बात है और मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि इंडिविजुअल्स के का अंजाम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर केस का क्या।
असल बात यह है कि ये माशरा किस किस्म के अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। वो बंदा भी कोई इतना को पावरफुल और ये और वो तो बास और ये वो कतन नहीं, कुछ नहीं, एक फुटपाथिया सा आदमी है, वो और कुछ नहीं है। वो 1 करोड़ रुपया कीमत लगी, खत्म हो गई बात। अब मैं वो जुमला रिपीट नहीं कर रहा, आप सबको याद होगा कि किसी अमेरिकन ने कहा था पाकिस्तानियों के बारे में कि ये पता नहीं कितने डॉलर के लिए अपना ये। अच्छा ओ भाई, जो ये इस तरह का वहां मामला पहुंच गया है जो किसी किस्म की अहमकाना उम्मीद परस्ती जहर कातिल होगी, ये खुदकुशी का रवैया होगा। मैं हैरान होता हूं। अभी दुम पे खड़े हैं, दुलत्तियां झाड़ रहे हैं, बड़के मार रहे हैं, और तुम देखो तो सही पहुंच गया कहां मामला। कुछ भी नहीं है इस केस में। करोड़ों रुपए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी औकात है, ज्यादा क्या कर लोगे। तो अच्छा। ऐसी हर नई खबर के साथ ना मेरे अंदर ना खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होता जा रहा है। देखो, कौमें मरा नहीं करती। रेड इंडियंस, मैं बड़े ही शौक से मैं जब भी जाता हूं तो मैं उनमें घुसता हूं बहुत। मुझे वैसे फैसिनेट करते हैं। अमेरिका में, कनाडा में जो उनके वो नेटिव्स हैं, वो मर तो नहीं गए। बच्चे भी जल रहे हैं, पब्स भी या बार्स जो भी है उनका वो भी चल रहा है, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। उनको वो लाइसेंसेस भी मिल जाते हैं जो आम गोरे अमेरिकन या कैनेडियन को नहीं मिलते। तो जिंदा है वो। कभी गौर करो, ये कल भी अपना कोई बंदा बात कर रहा था कल के प्रोग्राम में कि जी ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी, ओ व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। ये नहीं, हकीकत पसंदी इख्तियार करो। अच्छा, ये खूबसूरत टर्मिनोलॉजी को गोली मारो, तुम पहुंचे कहां हो। सो इस केस का जो भी बनता है ये ना सोचो, ये सोचो इस माशरे का क्या बन चुका है। ओके। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। रीमा ने की थी, वक्त की वजह से हम लोग उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सके थे और आपका जवाब नहीं ले सके थे, लेकिन क्योंकि आज रीमा नहीं है आज हमारे पैनल में, तो मैं चाहूंगी कि मैं इसको थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। शहजाद से करूंगी, बाकी रीमा तक का जवाब रीमा से ही लेंगे अगले एपिसोड में। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन इस पहलू पे जो हसन निसार साहब करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर जो तशद्दुद हुआ, उनकी वीडियो बनाई इस केस की, जिसमें पेशरफ्त ये हुई है कि लड़की ने इस केस से दस्तबरदार होने का बयान हल्फी जमा करवा दिया अदालत में। शहजाद, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे और हसन निसार साहब ने एक पहलू की निशानदही की, क्या आपको लगता है कि जो ये रुख है जिसमें लोग तस्फिया कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, बदनामी भी होगी, कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, ये तासुर होता है जनरली, लेकिन पैसों के ऊपर फिर आके तो वो कर लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। क्या ये अगर तस्फिये सुलह को हटा दिया जाए या फिर ये रवैये चेंज किए जाएं, क्या हल हो? अलीना, आपका सवाल यह है कि केस का अंजाम क्या होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि केस का अंजाम क्या होगा, लेकिन अगर ये शख्स बरी हो जाता है तो जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट विल बी द मॉकरी ऑफ अ जस्टिस सिस्टम। क्योंकि इस लड़के के खिलाफ और इसके दोस्तों के खिलाफ जो इसने हैवानियत दिखाई थी, उसके सबूत मौजूद है। क्या आपने, मैंने और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस नहीं देखी है? तो अगर जिस शख्स के साथ ये हुआ है, जिस खातून के साथ ये हुआ है, मुझे नहीं पता किस मजबूरी में वो पीछे हट रही है। क्या उन्होंने अगर कोई पैसा लिया है तो किसी के कहने पे लिया है, दबाव में आके लिया है, धमकी किसी ने दी है उसको, ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन जो उस दरिंदे ने किया था, हम सब ने देखा है, मतलब रातों को नींद नहीं आई थी, इस किस्म के वो मनाजिर थे। तो वो शख्स बरी कैसे हो सकता है? उसको कैसे इजाजत हो सकती है कि वो इस माशरे में खुला घूमे? तो मैं तो बड़ा हैरान होऊंगा कि जो एविडेंस मौजूद है उसकी बुनियाद पे अगर ये शख्स बरी हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूं स्टेट ने बड़ा अच्छा किया है कि जहां वो परस्यू कर रही है इस पूरे मामले को, वहां पे रियासत ये भी देखे कि क्या कोई धमकी दी गई है उस लड़की को, उसको डराया गया है, और इन्वेस्टिगेट उस बात को भी करना चाहिए कि क्यों वो अपनी चीज से, अपने इससे पीछे हट रही है। और देखिए, एक तरफ तो ये मामला है जो कि यकीनन स्टेट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन साथ में हमारे माशरे का दबाव भी होता है ना। अब वो लड़की जो है उसको सारी जिंदगी सवालात का सामना करना पड़ेगा, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का दबाव होगा। हमारे एक माशरे में जो विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है, उसकी वजह से वो हमेशा परेशानी का शिकार रहेगी। हो सकता है इस वजह से उसने पीछे हटने का फैसला किया हो, मुझे नहीं पता पैसे लिए कि नहीं लिए गए। लेकिन इसके अलावा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है थका देने वाला
जस्टिस सिस्टम है, यानी कि इतना टीडियस प्रोसेस है कि सारी जिंदगी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे हटने की, लेकिन वो हटे या ना हटे, एक तो रियासत को उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों वो दबाव में आई है, और दूसरा मैं कहता हूं कि ये बहुत ही हमारे सिस्टम के लिए, जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होगा अगर ये शख्स जिसके हवाले से इतना इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है उसको अदालत बरी कर देती है। तो मेरे लिए तो बड़ा ही शॉकिंग हो गई है। ठीक है, मजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी और थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि जैसी अब सूरत हाल है, अगर ऐसी बन जाए कि जो रियासत तो मुद्दई है, लेकिन जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है जिसके ऊपर वो पीछे हट जाए, तो फिर केस क्या मुतासिर हो सकता है या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो अदालत गौर करेगी इसमें? देखिए अलीना, ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं। मैं आपको एक बिल्कुल वन सेंटेंस में इसका जवाब दे देता हूँ। पैसा दो इंसाफ लो, यानी इंसाफ इन्वर्टेड कॉमा में, पैसा दो इंसाफ लो, ये पुलिस स्टेट है। पुलिस के बगैर आप जो है ना कोई भी केस किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, और पुलिस सिर्फ पैसे की जबान समझती है। इस लड़की को हरासा किया गया है, इस लड़की पे प्रेशर डाला गया है, इस लड़की को उस बयान से डिस्ट्रैक्ट किया गया है। आप किसी भी जगह ले जाएंगे तो वो यही होगा कि मलाइका बुखारी का जो बयान है वो इंतहाई खुशाइन और खैर मकदम करने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी गवर्नमेंट ने पुलिस रिफॉर्म्स अगर की होती सही मानों में तो हम आगे बढ़ रहे होते। हम वहीं खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं। जिसने एफआईआर लिखी है ना, वो एक, और जो चालान बनाता है वो सिर्फ एक सेक्शन को ऊपर नीचे कर देता है और उसके वो करोड़ रुपए ले लेता है, उसके वो 20 लाख रुपए ले लेता है। और फिर उसको जो जिस तरह हरासा क्या किया जाता है कि तुमसे सवालात ऐसे किए जाएंगे, तुम्हें क्रॉस एग्जामिन किया, इससे बचो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये प्रेशर डाल के कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है। और वो वही मैं जब कह रहा हूं ना कि पैसा दो, जाहिर पैसे वाली पार्टी होगी, पैसा दे देगी, वो कहीं और से लाके दे देगी अगर नहीं भी हो उसमें। विक्टिम अल्टीमेटली अक्यूज बन के सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वही अक्यूज है, वही डिफेंसिव पे चला जाता है, बजाय इसके कि अक्यूज डिफेंसिव पे जाएं, यहाँ विक्टिम्स डिफेंसिव पे चले जाते हैं। तो ये जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस केस में इंसाफ हो पाएगा। ऐसे केसेस में हमने इंसाफ होते बहुत कम देखे हैं। अल्टीमेटली विक्टिम विल सफर, और व्हेन विक्टिम विल सफर सोसाइटी विल सफर। और किसी और वाक़े के लिए आप तैयार रहें। हम तो इसको टेस्ट केस के तौर पे देख रहे थे, और हुकूमत के लिए भी हमने यही कहा था कि एक टेस्ट केस है पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन महमल, आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो एक अफवाहें आ रही हैं, मुबैना तौर पर कुछ पैसों की लेन देन का मामला कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सुलह, तस्फिया, इस तरह के केसेस में, खासतौर पे हरासानी के केसेस में इसको देखा जाना चाहिए? और फिर क्या विक्टिम को थोड़ा सा एज भी मिलना चाहिए, खासतौर पे खातून विक्टिम को, इस तरह की बातों का, कि नहीं? अलीना, बात वो है जो शहजाद ने पहले बात की। देखिए वो वीडियो, वो सब कुछ देखने के बाद सबके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए, और वो दिल दहला देने वाली एक वीडियोस थी। तो आप ये देखें कि उस ट्रॉमा से, यानी कि हम किस तरीके से ही विक्टिम के ऊपर उंगलियां भी उठा सकते हैं, या हम कोई भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस ने वहशत फैला दी थी सोसाइटी के अंदर। तो वो तो वैसे ही उनको प्रोसिक्यूट उस क्रिमिनल को होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि विक्टिम के ऊपर, सर्वाइवर्स के ऊपर हम बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते। अगर हम ट्रॉमा में, तो हमें क्या पता जो ट्रॉमा उन सर्वाइवर्स, उस विक्टिम ने खुद जिससे कर्ब से वो गुजरी थी, तो वो हम कैसे उनके ऊपर कोई भी बात कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये पता कराना कि हमारे, एक तो पहली बात ये है कि हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर इसका मतलब है कि एतमाद का फुकदान है। दूसरी चीज ये कि क्या उनको प्रोटेक्ट किया गया, पता तो कराए कि क्या उनको धमकी दी गई, डराया धमकाया गया, क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जो भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेट का काम है कि ऐसे क्रिमिनल को वो प्रोसिक्यूट करे। क्योंकि ये, जिस तरह शहजाद ने बात की कि ये अगर इस तरह की चीज हुई तो फिर ये एक मॉकरी ऑफ जस्टिस होगा, और ये नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। ठीक है जी, हमारे तमाम एनालिस्ट इससे मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जहां कुछ होपफुल हैं कि रियासत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, वो पैरवी करेगी इसकी,
और ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। वहीं ये भी शाकी हैं कि अगर रिफॉर्म्स की जाती ना सिर्फ पुलिसिंग सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में, तो शायद इस लड़की को पीछे हटने की नौबत ही ना आती और आगे इस्लाहात होती, बेहतरी होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।